हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वेग और समय के बीच में जो ग्राफ जिस प्रकार के बन सकते थे वो सारे ग्राफ जो हैं वो डिस्कस कर लिए। और हमने ये देख लिया कि उन ग्राफ के आधार पर, उन वक्र के आधार पर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पता कर सकते हैं। तो हमें ये लगा कि हम लोग वेग समय के आधार पर दूरी और विस्थापन को भी पता कर सकते हैं। केवल हमें वेग समय वक्र चाहिए, और उसके अलावा हम लोग वेग समय वक्र के अंदर त्वरण भी पता कर सकते हैं, त्वरण की दिशा भी पता कर सकते हैं, त्वरण का मान भी निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि त्वरण नियत है या फिर परिवर्ती है, या फिर हम लोग वेग समय वक्र के आधार पर ये भी देख सकते हैं कि वेग नियत है या वेग परिवर्ती है, वेग कम हो रहा है या वेग ज़्यादा हो रहा है। तो आज जो है वो हम लोग इस 1D चैप्टर का वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यानी हर बार लगभग मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन जो है वो इसी से पूछा जाता है। और ये आपका टॉपिक जो है वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन गति। अब मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वस्तु को जब हम इस तरीके से पकड़ कर रखते हैं, अब मैं अगर इसे गिरा दूं नीचे की ओर, तो ये मैं नीचे की ओर गिरा नहीं रहा हूँ, इसे मैं केवल क्या कर रहा हूँ, इसे छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ने पर कोई भी वस्तु जो है वो नीचे की ओर अपने आप गति करती है। या फिर हम लोग बोलते हैं कि किसी वस्तु को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो ऊपर की ओर फेंकने पर वो वस्तु जो है वो पहले ऊपर जाती है, उसके बाद में वापस से वो नीचे की ओर आना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार की गति को जब हम लोग 1D के अंदर केवल एक दिशा के अंदर पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन गति। तो इस गति के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने पास जो है टॉपिक वो है मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, हम लोगों को जो ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि कोई भी वस्तु को जब छोड़ा जाता है, कोई भी वस्तु हो उसको जब छोड़ा जाएगा तो वो नीचे की ओर ही क्यों जाती है, वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाती है। तो इसका जवाब है अपने पास कि हम लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो पृथ्वी होती है वो हर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई पृथ्वी जो है वो हर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले वैज्ञानिक था गैलीलियो, जिसने इस बारे में बताया था कि पृथ्वी जो है वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके बाद में उनकी मौत के 1 साल बाद में ही न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है और जो कोई और द्रव्यमान है, चाहे वो कितना ही छोटा हो चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उन दोनों द्रव्यमानों के बीच में एक तरीके का आकर्षण बल लगता है हमेशा, और उस आकर्षण बल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। उस आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी जो है वो किसी भी अन्य द्रव्यमान को, अब जरूरी नहीं एक ग्रह जो है वो पृथ्वी ही आकर्षित करेगी, कोई भी दो द्रव्यमान हो तो उन दोनों द्रव्यमानों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है ताकि अच्छे से अपने समझ में आए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला
आकर्षण बल और इसकी रेंज जो है परास जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड जो है वो टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है? पृथ्वी जो है वो चंद्रमा पर ये बल आरोपित करती है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी पर ये बल आरोपित करता है, इसी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और बाकी सारे ग्रह जो हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर जब लगाते हैं तो वो इसी बल के कारण लगाते हैं। अब अगर इस हम ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो आपके सेपरेट टॉपिक है, हम ये बात करते हैं कि लगता कितना है। तो कोई भी दो द्रव्यमान है अपने पास, मान लो ये द्रव्यमान है m1, ठीक है, ये जो द्रव्यमान है वो है m2, ये दो द्रव्यमान है अपने पास। दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी जो है वो है स्मॉल r। तो दोनों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन में r²। G जो है वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसी भी नियतांक के आगे नाम आ जाए सार्वत्रिक, इसका मतलब वो कभी भी बदलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। m1 हो गया पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 हो गया दूसरी वस्तु का द्रव्यमान और r जो है वो हो गई m1 और m2 के केंद्रों के मध्य की दूरी। अब अगर इसके अंदर मैं एक तो कोई द्रव्यमान ले लूं m1 और दूसरा जो द्रव्यमान है वो मैं ले लूं पृथ्वी का, दूसरा जो द्रव्यमान है वो मैं ले लूं पृथ्वी का, यानी ये पृथ्वी है जो अन्य किसी भी वस्तु को आकर्षित कर रही है। तो जो वस्तु आकर्षित हो रही है उसका द्रव्यमान स्मॉल m ले लिया और पृथ्वी का द्रव्यमान ले लिया me। तो मैं अगर इन दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो मैं लिखूंगा me अपॉन में r²। अब F का जो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है कि F जब आकर्षण बल लगता है इन दोनों के बीच में तो ये द्रव्यमान जो है वो इस पृथ्वी की तरफ गति करेगा और ये जो me पृथ्वी जो है वो इस तरफ गति करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो छोटे वाला द्रव्यमान है बल जो है वो दोनों पर समान मात्रा में ही लगता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पर समान मात्रा में लगता है, लेकिन इस वस्तु का द्रव्यमान कम होने के कारण ये ज्यादा वेग से इधर गतिशील होती है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वो गति ही नहीं कर पाती है। तो देखो इस द्रव्यमान पर जब ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ये द्रव्यमान जो है वो इधर गति करेगा। अब इधर गति करेगा, मैं बोल देता हूं कि ए त्वरण से गति करेगा वो, तो ए त्वरण से अगर गति कर रहा है m द्रव्यमान का कण तो मैं f को जो है वो क्या लिख सकता हूं, मैं f को लिख सकता हूं ma बराबर में Gm_me अपॉन में r²। m से m कैंसिल, me अपॉन में r², m से m कैंसिल आउट हो गया, त्वरण जो है वो कितना आ गया Gme अपॉन में r²। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला जो त्वरण है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो कितना होता है Gme अपॉन में r²। इस त्वरण को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण और लिखा जाता है स्मॉल g से। इस त्वरण को जो है वो स्मॉल g से लिखा जाता है। मान कितना होता है कैपिटल Gme अपॉन में r²। यानी ये जो त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चाहे वस्तु 10 किलोग्राम की हो या फिर वस्तु 1 ग्राम की हो, उस पर समान त्वरण जो है वो लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो वस्तु के द्रव्यमान का पद यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब इस g का मान जब हम लोग पृथ्वी का अप्रोक्स द्रव्यमान रखते हैं, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान रखते हैं और अगर r का हम लोग मान ले लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या, तो मैं लिख लेता हूँ Gme अपॉन में re का स्क्वायर। r जो दूरी है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। यानी कोई भी कण है जब वो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, तो पृथ्वी तो गोलाकार है, तो
पृथ्वी के केंद्र से अगर उस वस्तु की दूरी देखी जाए तो वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो त्रिज्या का मान जब हम रखते हैं तो ये मान जो अपने पास आता है ये आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसे हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना काम में ले सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस ये चीज जो है त्वरण वाली, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हमेशा कैसा बल होता है, ये आकर्षण का, यानी दोनों वस्तुओं के मध्य लगेगा और दोनों वस्तुएं जो है वो एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा तो वो गति नहीं कर पाएगी, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, तो ये द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी की तरफ गति कर लेता है। तो कितना गुरुत्वीय त्वरण लगता है पृथ्वी और किसी द्रव्यमान के बीच में, तो वो गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये अपने को काम में लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब गुरुत्व के अंदर अधीन जो गति है, इसके अंदर हम लोग इसके कर लेते हैं 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट जो है वो क्या हो गए। फर्स्ट जो पार्ट है वो मैं लिख लेता हूँ, यदि वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाए, या फिर मैं बोल सकता हूं छोड़ा जाए, ठीक है। किस तरीके से छोड़ेंगे हम लोग, जैसे ये अपने पास कोई वस्तु है और इस वस्तु को हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो छोड़ने पर ये किधर गति करेगी, नीचे की ओर। छोड़ दिया इस वस्तु को इस प्रकार से छोड़ दिया तो ये नीचे की ओर गति कर रही है। तो ये स्थिति जो है वो हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई एक बिल्डिंग है बहुत ऊंची, और इस बिल्डिंग पर खड़े होकर आप लोग यहाँ पर एक गेंद जो है इसको फेंक रहे हो, गिरा रहे हो। ठीक है, ये गेंद जो है इसको आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। तो जब आप लोग यहाँ से छोड़ोगे तो किस तरीके से छोड़ी जाएगी, ये मैंने छोड़ दी यहाँ से। तो यहाँ से जब मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या मैं इसे फेंक रहा हूँ क्या, गेंद को मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ। यानी मैंने यहाँ पर जब ऊपर वाली स्थिति पर इस वस्तु को पकड़ रखा है, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या कुछ वेग देता हूँ या फिर बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको छोड़ दिया। यानी मैं बोलूँगा कि प्रारंभिक वेग जो होता है इस स्थिति में जब कण को छोड़ा जाता है, तो जो प्रारंभिक वेग है कण का, या इस गेंद की बात करें तो प्रारंभिक वेग जो है इस गेंद का वो कितना हो गया, 0, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूं इसको, छोड़ दिया। अब हमने इसको, प्रारंभिक वेग कितना, 0। अब ये वस्तु जो है वो किधर गति करेगी, तो हम बोलेंगे पृथ्वी की सतह जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो पृथ्वी और इस वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वस्तु किधर गति करने की कोशिश करेगी, ये वस्तु जो है वो इस दिशा में गति करने की कोशिश करती है, यानी पृथ्वी की तरफ आएगी। ये आकर्षण बल लगेगा पृथ्वी की तरफ, तो इधर गति करने की कोशिश करेगी। अब इधर बल लग रहा है इस पर, तो जो त्वरण लगेगा यहाँ पर कण पर, वो त्वरण किस प्रकार का होगा, तो मैं कहूँगा त्वरण जो है वो होगा g, गुरुत्वीय त्वरण, और उसकी दिशा जो है वो कौन सी होगी, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है, यानी
यानी इधर इन दोनों के बीच में की दूरी जो है वो कम होने की कोशिश होगी। तो बीच की दूरी कम कब होगी? जब ये वस्तु नीचे की ओर गति करेगी। तो इसी वजह से वस्तुएं जो हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। अब त्वरण जो है इसका मान ले लिया जी। अब वस्तु किधर गति कर रही है? तो हम बोलेंगे वस्तु जो है वो भी इसी तरफ गति कर रही है, ठीक है। और उसके त्वरण जो है वो भी किधर लग रहा है? नीचे की ओर ही लग रहा है। तो जब वस्तु की गति की दिशा यानी उसके वेग की दिशा और उसके त्वरण की दिशा समान होती है तो वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी ये जमीन पर टकराने से कुछ क्षण पूर्व इसका जो वेग है वो अधिकतम होगा और जब जमीन पर ये टकरा जाएगी तो टकराने पर इसका वेग जो है वो कितना हो जाएगा? 0 वापिस हो जाएगा। तो चलिए, अगर मैं इस गेंद की जो प्रारंभिक ऊंचाई है उसे h मान लूं, इसकी प्रारंभिक ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। ये जो है त्वरण अपने पास g हो गया, प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है? 0 है। और मान लो ये गेंद जो है वो t समय में, स्मॉल t समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। तो देखो हम लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है त्वरण जो है वो हर वस्तु के लिए मान समान होता है, उसका कभी भी परिवर्तित नहीं होता। किसी भी बिंदु पर अगर हमें गुरुत्वीय त्वरण देखना है तो वो हमेशा क्या रहेगा? g ही रहेगा। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या ध्यान में रखना है आपको? प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। त्वरण जो है वो कितना हो गया? तो मैं कहूँगा त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊंचाई जो है, ये देखो ये ऊंचाई एक ही सरल रेखा के अंदर है। तो क्या इस ऊंचाई को मैं विस्थापन बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि एक ही सरल रेखा के अनुदिश है ये। तो विस्थापन जो है यहाँ पर कण का वो क्या है? अपने पास ऊंचाई है और ऊंचाई का मान जो है वो हमने कितना ले रखा है? h ले रखा है। समय की बात करें तो समय कितना ले रखा है? t ले रखा है। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जो आप लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि हम लोग ये मान के चलते हैं इस गति के अंदर कि जो वायु है इस वायु का प्रतिरोध नगण्य है। वायु का जो प्रतिरोध है वो क्या है? नगण्य है। नगण्य होने का मतलब जैसे कि कोई बस है वो आगे की ओर गति कर रही है। अब आगे की ओर गति करती है, जैसे ये बस का आगे वाला हिस्सा है, तो बस जब आगे की ओर इधर गति कर रही है तो हवा जो है, वायु जो है वो इसकी गति को रोकने की कोशिश करती है, इसकी इस वाली सतह पर वो बल लगाती है। तो वो जो बल है वो हटाने के लिए हमने क्या मान लिया कि वायु वहाँ पर है ही नहीं, वहां पर निर्वात है, केवल कोई वायु का कण विद्यमान नहीं है। तो चलिए विस्थापन हमने देख लिया, ऊंचाई h। अब अगर हम गति के समीकरणों की बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो भी आंसर आएगा, जैसा भी चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को गति के समीकरणों द्वारा ही सोल्व करने हैं। तो पहली गति के समीकरण मैं बात करूं तो पहली गति की समीकरण होती है v बराबर u प्लस माइनस AT, यही होती है। v हो गया अंतिम वेग, u जो है वो हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, t हो गया समय। अब मैंने क्या कहा कि टकराने से कुछ क्षण पूर्व वेग कितना है? v है। टकराने के बाद तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये कुछ क्षण पूर्व उसका वेग है, तो मैं कहूँगा v बराबर हो जाएगा u प्रारंभिक वेग। तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा? 0 प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो देखो त्वरण की दिशा और कण के वेग की दिशा समान होगी। यहाँ पर वेग 0 है, जैसे जैसे कण नीचे की ओर जाता जाएगा तो उसका वेग का मान बढ़ता जाएगा। वेग का मान बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। a की जगह त्वरण को क्या लिख सकता हूँ मैं? g और समय कितना? t। तो जो अंतिम वेग है वो कितना आ जाएगा आपके पास? gt आ जाएगा। दूसरी समीकरण अगर यहाँ पर लगाना चाहूँ तो दूसरी समीकरण क्या होती है? s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 AT।
टी स्क्वायर। एस जो है वो है विस्थापन। यहाँ पर अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो वो कितना है एच, तो मैं लिखूंगा एच बराबर प्रारंभिक वेग तो 0, तो ये वाला पद पूरा 0 बन गया। यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा क्योंकि वेग में क्या हो रही है वृद्धि, प्लस में 1/2 ए की जगह क्या आ जाएगा जी टी स्क्वायर। तो अगर आपको ऊंचाई पता करनी है, समय आपको दिया हुआ है, तो ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी इस कण की, इस गेंद की 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरी अगर समीकरण की बात करें तो क्या होती है वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस माइनस 2a एस। रखो यहाँ पर अंतिम वेग हो गया v, प्रारंभिक वेग 0, प्लस माइनस की जगह प्लस 2a की जगह g, s की जगह h, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2gh, या v बराबर कितना आ जाएगा √2gh। यानी जब किसी वस्तु को गिराया जाता है तो किसी वस्तु को गिराने का मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाए, मुक्त रूप से, तो मुक्त रूप से गिराने का मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान g, वेग और त्वरण एक ही दिशा के अंदर है। अब अगर हम nवें सेकंड में तय दूरी देखें कि मान लो ये 6 सेकंड तक गति कर रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा पहले सेकंड के अंदर इसका वेग कम था तो इसने इतनी दूरी तय की, दूसरे सेकंड के अंदर वेग इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसने इतनी गति कर ली, तीसरे सेकंड में यहाँ तक गति कर ली, चौथे सेकंड में मान लो ये यहीं पर पहुँच गया। टोटल गति का समय मान लिया हमने 4 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर इतनी दूरी, 2 सेकंड में इतनी दूरी, 3 सेकंड में इतनी दूरी, 4 सेकंड में सबसे ज़्यादा दूरी तय कर ली। अब आपको बोल दे कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है वो, तो चौथे सेकंड का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर यहां तक वो कितनी दूरी जो है वो तय कर रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक वो कितनी दूरी तय कर रहा है, या चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 4 सेकंड में टोटल तय की गई दूरी निकाल लो, 3 सेकंड में टोटल तय की गई दूरी निकाल लो, और 4 वाली में से 3 वाली दूरी माइनस कर दो, तो ये वाली दूरी अपने पास आ जाएगी कि चौथे सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। या फिर अपने पास इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला जो है वो क्या है, एस एन बराबर में था u प्लस माइनस a/2 2n-1, यही था फॉर्मूला nवें सेकंड में तय दूरी का। तो देखो nवें सेकंड में तय दूरी को मैं बोल देता हूँ hn, क्योंकि ऊंचाई ही तय करेगा वो, तो u का मान तो 0 प्लस आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा g/2 2n-1, यानी कितने सेकंड तक वो गति कर रहा है, n हो जाएगा उसका अंतिम सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग इन चारों इक्वेशन के आधार पर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करें, हमने बोल दिया कि कोई कण जो है, कोई कण 30 मीटर ऊंचाई की किसी मीनार से गिराया जाता है, किसी मीनार से गिराया जाता है, तो पहली चीज वो आपको पूछ रहा है, टकराने से ठीक पूर्व कण की चाल या वेग, टकराने से ठीक पूर्व कण की चाल या वेग। दूसरा आपको वो पूछ रहा है सतह तक पहुंचने में लगा समय, गति के अंतिम सेकंड में
तय दूरी या विस्थापन यहाँ पर बराबर, तय दूरी या विस्थापन यहाँ पर बराबर ही होगा क्योंकि कण एक ही सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। आपको पूछ रहा है अंतिम सेकंड में तय दूरी, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं हम लोग, चौथी चीज़ आपको वो पूछ रहा है 1 सेकंड में या प्रारंभिक 1 सेकंड में, प्रारंभिक 1 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी। ये सारी चीज़ें जो है वो इसने यहाँ पर पूछी है अपने पास। केवल क्या दिया हुआ है, एक मान दिया हुआ है 30 मीटर ऊंचाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले देखो वो गिरा रहा है या फेंक रहा है, गिरा रहा है मीनार से, ठीक है। उसके बाद में अपने को सारी चीज़ें जो है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ये तो पूरा का पूरा आपको गायब ही करना पड़ेगा, याद रखने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल गति की 3 समीकरणें याद रखो कि अपने पास क्या होती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएगी। अब ये बोल रहा है कि मीनार जो है इसकी ऊंचाई अपने पास है 30 मीटर। तो हमने बोल दिया ये रही अपने पास यहाँ पर कोई मीनार, इसकी ऊंचाई जो है वो अपने को दी हुई है 30 मीटर। यहाँ से किसी वस्तु को वो गिरा रहा है, गिराने दो, गिरा दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर वो गिरा रहा है इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। गिरा रहा है यानी वस्तु नीचे की ओर आ रही है, तो त्वरण जो है वो भी नीचे की ओर ही लगेगा और वस्तु की गति की दिशा जो है वो भी क्या है, नीचे की ओर है, यानी वेग बढ़ेगा। पर क्या बोल रहा है, टकराने से ठीक पूर्व कण की चाल। तो टकराने से ठीक पूर्व वो कण की चाल पूछ रहा है। तो हमें पता है, देखो पूछ क्या रहा है, टकराने से ठीक पूर्व, यानी पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, आपको पूछ रहा है वो अंतिम वेग यानी v पूछ रहा है। दिया क्या क्या है तो देने की जरूरत ही नहीं है। प्रारंभिक वेग अपने को पता रहा है, गिरा रहा है, इसका मतलब कितना है, 0। त्वरण अपने को पता है, त्वरण जो है वो कितना है, g का मान कितना लेके चल लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दो चीज़ें अपने को क्या है, पता है। एक चीज़ अगले ने दे दी, क्या, ऊंचाई या विस्थापन अपने को दे दिया कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। अब ये ध्यान में रखना कि जब तक क्वेश्चन के अंदर बोले नहीं जी का मान 10 नहीं रखना है आपको, जी का मान कितना रख के चलोगे, 9.8। जब ऑप्शन देखोगे, अगर ऑप्शन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो आंसर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, जैसे पहला आंसर जो है वो आ गया 30.5, दूसरा आ गया 30.6, थर्ड आंसर आ गया 30.8, फोर्थ आंसर आ गया 30.9, तो उस कंडीशन में आपको जी की जो वैल्यू रखनी है वो 9.8 ही रखनी है। लेकिन अगर ऐसी इस तरीके से आंसर आए, पहला ऑप्शन मिल गया 20, दूसरा ऑप्शन मिल गया 40, तीसरा ऑप्शन मिल गया 60 और चौथा ऑप्शन मिल गया 100, तो उस कंडीशन में आप जी की वैल्यू 10 रखकर 16 कर सकते हो। तो देखिए 4 चीज़ें हैं अपने पास। अब इन चारों के अंदर अपने पास कौन सी समीकरण, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और ऊंचाई। तो हमें याद आ रहा है VUAS, इनमें संबंध कौन सी समीकरण में होता है, तीसरी में। क्या होती है, v² बराबर में u² प्लस माइनस 2as। मान रख दो, अंतिम वेग हमें निकालना है, प्रारंभिक वेग का मान 0, नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस 2a का मान कितना, 10, s का मान कितना, 30। तो v² बराबर कितना आ गया, ये 3 दूनी 6, 600। तो v बराबर कितना बन गया, ये 10√6 मीटर प्रति सेकंड। यह आ गया टकराने से ठीक पूर्व कण की चाल या वेग। क्या कोई हार्ड है क्या,
बिल्कुल ही नहीं है। केवल हम लोग वही चीज़ें कर रहे हैं, केवल अंतर कहाँ पर आ रहा है कि अपने को और ज़्यादा चीज़ें दे दी इसने, ऊंचाई से गिरा रहा है तो गिराने पर हमें क्या चीज़ें वो बता रहा है, प्रारंभिक वेग और त्वरण हमें यहाँ पर वो पहले से बता के रखता है। तो चलिए अब दूसरी देखते हैं कि सतह तक पहुँचने में कितना समय लगेगा उसे। चलिए वो बोल रहा है कि कण को सतह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी t। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, अंतिम वेग भी आ गया अब तो, लेकिन अंतिम वेग ज्ञात चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ अपने को दी हुई है उसके आधार पर हम लोग अपना आंसर देखते हैं। तो दूसरा देखो क्या पूछ रहा है आपको प्रारंभिक वेग जो है वो मिला हुआ है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0। आपको त्वरण मिला हुआ है, त्वरण है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास कण की ऊंचाई है, यानी विस्थापन है कण का, कितना है 30 मीटर। इसके अलावा आपके पास जो ज्ञात करना है आपको वो क्या है, समय, यानी t का मान ज्ञात करना है। तो इन चारों के अंदर देखो कौन सा समीकरण, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन और समय, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन और समय, कौन सा समीकरण, दूसरा, s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 at स्क्वायर। मान रख दो s यानी विस्थापन कितना 30 मीटर, u का मान कितना, तो u की मैं बात करूंगा प्रारंभिक वेग की 0 प्लस आएगा क्योंकि वेग बढ़ेगा 1/2, a का मान कितना 10, t का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 30 बराबर आ गया आपके पास, ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 5t स्क्वायर, 2 से काट दिया, टी स्क्वायर बराबर आ गया 30/5। तो 30/5 यानी कितना बन जाएगा 6, यानी t बराबर आ गया अंडरूट के अंदर प्लस माइनस 6। अब प्लस ही लेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि समय जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो प्लस अंडरूट 6 समय जो है उसके अंदर कण धरातल पर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कण अगर अंडरूट 6 के अंदर धरातल पर आ जाएगा तो गति के अंतिम सेकंड में तय दूरी या विस्थापन अगर अपने को निकालना है तो अंतिम सेकंड की बात करें तो अंतिम सेकंड कौन सा है अपने पास, एक सेकंड की हम लोग बात करते हैं तो अंतिम पूरा 1 सेकंड अपने पास कहीं पर नहीं बन रहा, टाइम जो है वो क्या है 1 सेकंड से भी कम में है, क्योंकि अंडरूट 6 का मान हम लोग देखेंगे तो अंडरूट 6 का जो मान है वो कितना आएगा अपने पास 2.3 2.4 के समथिंग आएगा। अब 2.4 के समथिंग आएगा, इसका मतलब कि 2 सेकंड तो कंप्लीट है और 4 जो है ये पूरा 1 सेकेंड नहीं है, यानी ये मिली सेकेंड के अंदर आ गया। तो गति के अंतिम सेकेंड में तय विस्थापन या तय दूरी अगर अपने को निकालनी है तो अंतिम या तय दूरी अगर अपने को निकालनी है तो अंतिम पूरा 1 सेकेंड इसके अंदर नहीं आ रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से √6 आ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हम उसकी वैल्यू जो है वो ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आपको अगर अंतिम सेकंड में तय दूरी विस्थापन निकालना है तो वो किस तरीके से निकालते। मान लो कि t का मान जो है वो अपने पास आ जाता 5 सेकेंड, ठीक है, t का मान जो है वो कितना आ जाता 5 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना होता कि 5वें सेकेंड में कितनी कण दूरी तय कर रहा है। तो 5वें सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो कितनी आ जाती अपने पास, मैं बोल देता कि 5वें सेकेंड में तय दूरी, मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन जो अपना है इसके अकॉर्डिंग 5वां सेकंड नहीं आएगा क्योंकि दूरी का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, √6 है यहाँ पर। अब हम लोग मान के कर रहे हैं कि मान लो अगर कुल गति का समय आ जाता 5 सेकंड तो 5वें सेकंड में तय दूरी जो है वो कैसे निकालते, तो मैं लिखूंगा nवें सेकंड में तय दूरी u का मान 0 प्लस a/2 2n-1।
तो देखो यहाँ से क्या आ जाता, ए की जगह रखता जी का मान 10/2, 2 गुणा 5 माइनस 1, तो कितना बन जाता 5, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9, 9 पंजो 45 मीटर। ये अपने पास आंसर है आ जाता। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये केवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लो अगर टी का मान 5 आ जाता तो 5वें सेकंड के अंदर तय दूरी जो है वो किस तरीके से हम लोग निकालते। अब है प्रारंभिक 1 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी, ये हम लोग जरूर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि √6 का जो मान है वो 2.4 के समथिंग आएगा। इसका मतलब कि 1 सेकंड तक तो उसने गति की है। तो अगर प्रारंभिक 1 सेकंड में कण द्वारा तय दूरी निकाल रहे हैं तो मैं कहूँगा s बराबर में ut प्लस में 1/2 at²। प्रारंभिक 1 सेकंड में तय दूरी या विस्थापन u का मान 0 प्लस में 1/2, a का मान 10, t का मान प्रारंभिक 1 सेकंड, तो 1 रख दो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 5, तो s जो है इसका मान आ गया 5 मीटर। यानी प्रारंभिक 1 सेकंड में कण जो है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 5 मीटर की दूरी जो है वो तय कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम लोग इस तरीके से केवल गति के समीकरणों के आधार पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दिमाग तुम लोगों को खुद लगाना है कि कौन सी समीकरण हम लोग यूज करें ताकि क्वेश्चन जो है वो कम से कम समय के अंदर सॉल्व हो जाए। चलिए छापिए ये। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि एक पिंड h ऊंचाई से, एक पिंड h ऊंचाई से विराम अवस्था से गिरना प्रारंभ करता है, गिरना प्रारंभ करता है। यदि अंतिम सेकंड में तय दूरी 9h/25 हो तो ऊंचाई का मान कितना होगा, यानी h का मान वो आपको पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन। एक पिंड h ऊंचाई से विराम अवस्था से गिरना प्रारंभ करता है, तो बस सबसे पहले जिसको समझ में आ गया उसको ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो ट्राई करो डायग्राम से समझने की। ठीक है, डायग्राम बना लो फटाक से। उसका डायग्राम बना लिया। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है अपने पास h ऊंचाई है। ठीक है, गिरा रहा है कण को, तो गिरा रहा है तो हमें पता ही है कि गिराएगा, तो इसका मतलब कि इसका प्रारंभिक वेग कितना 0। गिरा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण किधर लगेगा नीचे, तो a बराबर कितना g। ठीक है, अब वो बोल रहा है h का मान ज्ञात करो यदि गति के अंतिम सेकेंड में जो तय दूरी है वो है 9h/25। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो बोल रहा है कि गति के अंतिम सेकंड में तय दूरी,
तो आप लोग पहले ये तो पता करो कि ये कण जो है वो गति कितनी देर तक कर रहा है, कितने समय तक कर रहा है, तभी तो अंतिम सेकंड हमें पता चलेगा। तो देखो ये कण अगर हमें इसका पता लगाना हो कि ये कण जो है वो गति कितने समय तक कर रहा है, तो देखो क्या क्या चीज़ें अपने पास है। प्रारंभिक वेग अपने पास है, त्वरण अपने पास है, ऊंचाई अपने पास है, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर और समय अपने को ज्ञात करना है। तो इन चारों के अंदर कौन सी समीकरण होती है अपने पास, तो हम कहेंगे इन चारों के अंदर जो है वो कौन सी हो जाएगी अपने पास। u का मान है, u प्रारंभिक वेग, त्वरण है अपने पास, ऊंचाई h का मान है, और क्या पता लगाना है हमें, समय पता लगाना है। तो इन चारों के अंदर कौन सी समीकरण, दूसरी, s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 at स्क्वायर, प्लस आएगा क्योंकि कण नीचे की ओर गति कर रहा है, वेग बढ़ेगा। s का मान कितना, h बराबर प्रारंभिक वेग 0 हो गया, 1/2, g का मान 10 और टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पर g ही लिख लेते हैं एक बार। अब देखो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बराबर में आ गया अपने पास 2h अपॉन में g, यानी t बराबर आ गया √2h अपॉन में g। ये आ गया अपने पास समय की इतने समय तक कण जो है वो गति करेगा। अब वो बोल रहा है कि n सेकंड तक अगर कण गति कर रहा है तो nवें सेकंड में यानी अंतिम सेकंड में तय दूरी जो है वो कितनी है, 9h/25। तो अंतिम सेकंड में जो तय दूरी है वो क्या होती है, u प्लस माइनस a/2 2n-1, यही होती है। अंतिम सेकंड में तय दूरी जो है वो कितनी, 9h/25 बराबर में u का मान कितना, 0, a की जगह कितना आ जाएगा, g/2 2n-1 लिख दिया ये हम, 2n-1 लिख दिया ये हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि h जो है, इस h का मान जो है वो अपने पास कितना आएगा। तो h का मान जो है वो हम लोग अब किस तरीके से कैलकुलेट करें, हमें तो n का जो मान है वो भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। n का मान रखेंगे तभी अपने पास जो है वो इसका आंसर मिलेगा। h का जो आंसर है वो तभी मिलेगा जब हम nवें सेकंड में तय दूरी जो है n का मान जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम लोग मान जो है वो देखेंगे। अब देखिए ये अपने पास आ गई, इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 1। ये है अपने पास nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं क्योंकि हमें तो h का मान चाहिए, तो n को किसी ना किसी तरीके से गायब करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि n सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो n सेकंड यानी n जो है वो गति का अगर कुल समय हम लोग लेके चलें कि n जो है जिसका मान √2h अपॉन में g है वो गति का कुल समय है, तो n सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, वो ये पूरी दूरी तय कर रहा है किसके बराबर, h के बराबर। तो अगर मैं गति का दूसरा समीकरण यहाँ पर लगाऊं तो क्या मिल जाएगा कि मैं लिखूँगा s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s की जगह आ गया h, u का मान 0, 1/2 g, t का मान कितना n, h बराबर 1/2 g n स्क्वायर। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब हमें जो है वो क्या करना है, हमें n जो है इसको गायब करना है और इसकी जगह क्या लेना है अपने को, h का मान जो है वो निकालना है। तो n को यहाँ से मैं किस तरीके से गायब करूँ, तो n को गायब करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं समीकरण 1 को 2 से भाग दे देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 बटे में समीकरण 2 भाग दे दिया, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दिया तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर तो है 9h/25, नीचे क्या है केवल और केवल h बटे में 1 लिख लेता हूँ मैं अपनी इच्छा से। इधर क्या है, इधर है g 2n-1 बटे में 2 और नीचे क्या है अपने पास g n स्क्वायर बटे में कितना है 2,
ये आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, या कैंसिल आउट ना करो तो ऊपर ले जाओ इसे, क्या बन जाएगा देखो 9h बटे में 25, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे में h बराबर, ये है g2n माइनस 1 बटे में 2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा उल्टा, कितना 2 बटे में gn स्क्वायर। अब कैंसिल आउट कर दो, h से h चला गया, 2 से 2 चला गया, g से g चला गया, कितना बना ये 9 बटे में 25 बराबर आ गया 2n माइनस 1 बटे में n स्क्वायर, केवल यही बच रहा है। अब देखो इस पूरी कैलकुलेशन में केवल n ही है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है, यानी n का मान यहाँ से आ जाएगा, वज्र में गुणा करो इसे तो 9n स्क्वायर बराबर में 25 गुणा 2 हो गए 50n माइनस में 25, इनको इधर ले आओ, 9n स्क्वायर माइनस में 50n प्लस में 25 बराबर में 0। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन रही है। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका क्या है अपने पास, श्रीधराचार्य जी ने क्या कहा कि समीकरण अगर हो द्विघात समीकरण, ये n में द्विघात समीकरण बन रही है, तो अगर द्विघात समीकरण हो तो उसके मूल जो होते हैं, उसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने होते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये a ये b ये c हो गया। मान रखो यहाँ पर मान रखो, देखे क्या आ जाएगा अपने पास, मान रखता हूँ तो देखो समीकरण किससे तुलना करनी है आपको, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से, इससे उसकी तुलना करूँ तो a का जो मान है वो है 9, b का जो मान है वो है माइनस का 50, c का जो मान है वो है 25, ये मान रखो यहाँ पर इसके अंदर। तो माइनस बी का मतलब माइनस b कितना है, माइनस का 50, प्लस एक मान तो आएगा प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा -50 का, माइनस 4ac बटे में 2a का मान 9, प्लस वाला मान ले लिया, दूसरा क्या आएगा माइनस का मान, तो माइनस के अंदर तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। चलिए दूसरा मान भी अगर हम लोग लिख लेते हैं तो माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया, बटे में कितना 2a, ये एक मान ये दूसरा मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस बन गया प्लस 50 प्लस अंडर रूट, ये बन गया अपने पास 2500 माइनस में ये कितना बन गया 25 गुणा 4 100 गुणा में 9 900 बटे में 9 गुणा 2 कितना बन गया 18, 50 प्लस 2500 माइनस 900 कितने बन गए 1600, और 1600 का अंडर रूट हमें पता ही है कितना होता है, तो 50 प्लस में 1600 का अंडर रूट कितना हो गया 40 बटे में 18, यानी ये बन गया अपने पास 90 बटे में 18। तो 18 बटे में 90 बटे में 18 यानी कितना आ गया अपने पास है 5, यानी 5 सेकंड तक कण गति करेगा। दूसरा मान और निकाल के देख लेते हैं, तो ये देखें तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 50, माइनस का अंडर रूट ये कितना बनेगा अपने पास 2500 माइनस में 2500 माइनस में 900 बटे में कितना 18, ये कितना बना 50 माइनस में 40 बटे में 18, 50 माइनस 40 कितना बन गया अपने पास 10 बटे में 18, 10 बटे में 18 यानी मान जो है वो कितना आ गया अपने पास 1 से क्या आ गया, मान जो है वो 1 से क्या आ गया अपने पास छोटा आ गया, 1 से छोटा आ गया, और ये मान जो है वो कितना आया अपने पास 5 सेकंड तक आ गया। तो कौन सा मान इन दोनों में से सही है वो अगर हम लोग देखना चाहें तो हम बोलेंगे ये मान जो है वो अपने पास सही है। क्यों? क्योंकि ये तो बोल रहा है
कि जो समय है n का जो मान है वो 1 से ही कम है, 1 से ही क्या है, बहुत कम है। और ये बोल रहा है कि 5 सेकंड पर आकर कण का जो वेग, कण जो है वो टोटल दूरी h जो है वो तय करेगा। अब n का मान यानी कण कितने समय तक गति कर रहा है वो मान अपने पास यहाँ पर मिल गया। तो h का मान हमें देखना है तो समीकरण 1 के अंदर मान रख दो। h का मान अगर देखना है तो समीकरण 1 में मान रख दो या समीकरण 2 जो थी अपने पास उसके अंदर मान रख दो। तो अगर मैं समीकरण 2 के अंदर मान रखूंगा, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 के अंदर अगर मैं मान रख दूं तो 2 जो है वो क्या है, h बराबर में क्या थी अपने पास 1/2 g(n²). तो h बराबर 1/2 g का मान 10, n का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, मान 10, n का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये बन गया अपने पास 5, 5 गुणा 25 कितना बन गया 125 मीटर। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट के अंदर हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे और इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है वो भी देखेंगे। थैंक यू।